हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे साथियों, मैं केस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। तो प्यारे साथियों, आपका रेलवे में सबसे ज़्यादा बच्चों के जो आपका मन में डाउट है कि आपका डबल डिग्री का सेंस इसमें क्या लागू है, कि ITI जिन्होंने कर रखी है ओवरलैप किसी में कर रखी है, या 12th के साथ ITI है या 10th के साथ ITI है, यानी कि 10th के बाद ITI है, या फिर ग्रेजुएशन के साथ ITI है। तो इसका माजरा क्या है, क्या इसमें हम अप्लाई कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या उन्होंने आपका RPF कांस्टेबल RPF SI का फॉर्म भर चुके हैं, क्या वो ALP का दे पाएंगे, या ALP वाले RPF कांस्टेबल SI का दे पाएंगे, या NTPC का दे पाएंगे टेक्नीशियन वगैरह। तो सभी के बारे में इसमें हम जानेंगे। इसमें क्या होगा, कुछ बच्चों का आपका नुकसान भी भारी आपका झेलना पड़ेगा, कुछ को आपका इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, इनमें सबसे बड़ी देखो ओरिजिनल अथॉरिटी आपकी क्या है, वो ध्यान रखना। इसमें कोई ऐसा किसी विभाग को इसके बारे में ऐसा कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन बच्चों के द्वारा ही इसमें केवल और केवल बढ़ाया गया इस मामले को, केवल और केवल मामला बच्चों। आपको पता है RPF कांस्टेबल है, RPF SI है आपकी, आपका ALP है, टेक्नीशियन वाली है आपकी, और आपका जितनी भी वैकेंसी हैं। और देखो, इसमें रीजन क्या है वो भी समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपका NTPC प्री वाला भी था, मेंस वाला भी था आपका, और आपका ग्रुप डी था, ये सभी आपके क्वालिफाई थे। वर्तमान आपका PO भी है। तो देखो, अब इसमें बात आ जाती है सबसे पहले 10th और 12th की। जिन्होंने देखो, जिसने 10th कर रखी है तो ये फिक्स है कि ओवरलैप आपका 12th नहीं करेगी, 10th के बाद ही आपको पता है 12th होती है, और 12th के बाद ही आपको पता है डिग्री होगी। और इसमें मेन बात आती है ITI। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका 10th के बाद आपका ITI करते हैं, जैसा कि मैंने खुद है आपका 10th के तुरंत बाद ही आपकी ITI की थी, लेकिन 10th के बाद ITI है, उस ITI के बाद मेरी 12th है, उसके बाद आपकी क्या है, डिग्री है। तो मेरा कोई भी इसमें ओवरलैप नहीं है, ना तो 10th के बाद मैंने आपका ITI की है, उसके बाद आपका मैंने 12th है, उसके बाद आपकी मेरी डिग्री है, यानी कि तीनों में मेरा कोई भी ओवरलैप नहीं है। अब कुछ होता क्या है, और मेरे सभी के सभी आपकी रेगुलर हैं। इसमें रेगुलर प्राइवेट इसका भी आपका मेन होगा, इवनिंग और मॉर्निंग वाला भी सेशन होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपकी राजस्थान वाले जो बच्चे हैं, आपका यूपी वाले जो बच्चे हैं आपका, बिहार वाले जो बच्चे हैं आपका, और आपका बिहार यूपी और बिहार आपका मध्य प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश में आते हैं। बट सबसे मेन जो होता है आपका वो राजस्थान यूपी और बिहार, जो कि आपका रेलवे की वैकेंसी पे आपके डिपेंड रहते हैं। कुछ आपका हरियाणा में भी हो सकता है, झारखंड वगैरह आपका, यहाँ पे बंगाल वगैरह ये भी हो सकते हैं। बंगाल वैसे इसमें कम है, बाकी आपका मेन ये है, क्योंकि यहीं आपका ITI का ज़्यादातर किल ज़्यादा रहता है। अब देखो, मान लीजिए किसने 10th की, और 10th के बाद मान लीजिए उसका मन हुआ कि उसने 12th भी की साथ के साथ, और मान लीजिए उसने ITI भी की तो साथ के साथ की, तो ITI भी की और उसने 12th भी की है साथ के साथ। तो ध्यान रखना, ये आपका डबल डिग्री में अब आएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, अगर आप मान लीजिए इसमें पेपर आप देने जाते हो तो आप उसमें पकड़े जाओगे, ये बात ध्यान रखना। आपका फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी हालत में, ये भी ध्यान रखना। तो 10th के बाद आप यदि 12th भी की है और आपका ITI भी है, तो ये ओवरलैपिंग केस में आएगा, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपने 12th की जी, आपने मान लीजिए 12th की, और जो ITI आपने की वो 12th के बाद की, 12th के बाद आपने क्या की, ITI की, और ITI के साथ ही आपका मन किया कि हम डिग्री भी आपके साथ के साथ डाल देते हैं, तो आपने डिग्री भी और ITI दोनों ही आपका साथ के साथ की, तो भी आप ध्यान रखना ओवरलैप यानी कि आपका डबल डिग्री के उसमें कमांड में आओगे, ये ध्यान रखना। इनको आपका वो मानेगा नहीं, या तो आप एक ही पेपर दो। यदि आपने डिग्री कर रखी है तो आप केवल और केवल NTPC दीजिए, फिर आप ALP का मत जाइएगा। यदि आप आपका ALP में जा रहे हैं तो फिर आपका NTPC मत जाइएगा। यदि आपका एक में ही ज्वाइनिंग, यानी कि दोनों में मान ली ज्वाइनिंग होती है, तो किसी एक ही कीजिएगा, फिर आपका NTPC में बिल्कुल मत जाना यदि आपने ALP आपका क्वालिफाई यदि आपने कर रखा है। यदि आपने ALP में जा रहे हैं तो आप RPF कांस्टेबल RPF SI में बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि ALP भाई आपकी ITI से हैं और ये आपकी 10th और 12th से हैं, ये ध्यान रखना केवल आपके। यानी कि आपका 12th से आपका RPF कांस्टेबल आपके पैसा ही हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये भी ध्यान रखना यदि आपने ITI कर रखी है तो। और डबल है, अब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी आपने प्राइवेट से कर रखे हैं, कि रेगुलर है आपकी तो आपका डबल मानी जाएगी। अब प्राइवेट है, मान लीजिए आपने डिग्री आपकी रेगुलर की है और आपका ITI प्राइवेट की है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं, तो आप दोनों पेपर देने जाना। मान लीजिए 12th आपकी क्या नाम है, रेगुलर है, ITI आपकी क्या है, प्राइवेट है, तो आप दोनों देने जाइए। अब यदि 12th भी आपका रेगुलर है, आपका ITI भी रेगुलर है, डिग्री भी रेगुलर है, तो आप तीनों में आपका ओवरलैप करोगे, ये भी ध्यान रखना। 12th के बाद ही आपकी डिग्री होती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन 12th के साथ कुछ ITI कर लेते हैं, कुछ डिग्री के साथ ITI कर लेते हैं, ये आपका डबल उसमें आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यानी कि तो मैंने ITI और डिस्का बना दिया। कभी कभार आपका होता है इवनिंग और मॉर्निंग, जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग में 12th की और इवनिंग में मान लीजिए आपका ITI का है, तो आपको कोई भी नहीं है, डबल डिग्री में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी क्या नाम, मॉर्निंग में आपकी डिग्री है और आपका इवनिंग में आपकी क्या नाम है, ITI है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, डबल डिग्री में आप कैसे भी नहीं आओगे, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार हो रहा है, ये बात भी ध्यान रखना। किसी ने मान लीजिए, अब एक मुद्दा और है, जैसे मान लीजिए NTPC की आपकी दो डिग्री आपके क्या नाम है वैकेंसी है, एक तो आपकी डिग्री पे बेस है आपकी, और एक आपके क्या नाम है 12th बेस है। तो मान लीजिए किसने पहले डिग्री वाला फॉर्म भर दिया है
और डिग्री वाला पढ़ दिया तो आपका ध्यान रखना रेलवे का एक रजिस्ट्रेशन है। जैसे आपका एक रजिस्ट्रेशन आपका एसएससी में होता है कि एक बार रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, उसी में आपका फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, यानी कि उसी में आपका डाटा पूरा कलेक्ट रहता है एक बार रजिस्ट्रेशन में। तो वही सिस्टम यहाँ आपका, यदि आपने डिग्री से पहले फॉर्म भर रखा है, क्योंकि पहले फॉर्म आपका डिग्री का आए थे, आपका 12th के आए, तो पहले यदि आपने डिग्री का फॉर्म भर रखा है तो केवल और केवल आप इसी रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आप 12th का फॉर्म भरना, ये ध्यान रखना। अगर अलग से रजिस्ट्रेशन करोगे तो ना तो आप इस पेपर को दे पाओगे ना आप इस पेपर को दे पाओगे, ये ध्यान रखना। यदि आपका एक ही रजिस्ट्रेशन है और आपने इसमें यदि फॉर्म भर रखा है पहले से, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आप फॉर्म भरना। कहीं आप अलग अलग दोनों का फॉर्म अलग अलग भरोगे तो आपको दिक्कत होगी, किसी भी फॉर्म आप क्या नाम है पेपर को आप नहीं देने जाओगे, रेट आपका कर दिया जाएगा। जो आपका स्टेटस आएगा उसमें आपका रेट लिखाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो रेट आपका किस लिए किया जाता है ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी, ग्रुप डी या ग्रुप सी, आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी, काफ़ी सालों बाद आपकी वैकेंसी आती है। तो रेक्ट मत कर देना कि आपका एनटीपीसी वाले में 12th या अपर डिग्री वाले में कहीं रेक्ट हो जाए आपको उसमें फॉर्म। तो इस चीज़ को रखना, ये आपका ओवरलैपिंग वाला केस आपका ये है। यदि आपने ओवरलैपिंग कर रखा है तो किसी एक में ही अप्लाई करना, दोनों में अप्लाई मत करना। एक में अप्लाई करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दो में अप्लाई करोगे, दोनों पेपर देने गए तो आपको रिएक्ट कर दिया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। अब आ जाइए, और यदि कोई भी यदि आपको डाउट भी रहता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना 9557807448 पे। और साथ ही ध्यान देना, अब बात आती है सबसे मेन चीज़ आपका पढ़ाई की, किस प्रकार से हम एग्जाम को आपका क्वालिफाई करेंगे। देखो मेडिकल वगैरह सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। अब पढ़ाई क्या आते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारे आउट ऑफ आउट, क्योंकि आपको पता है रेलवे के एग्जाम में मेन जो रोल रहता है आपका, एक तो रहता है मैथ का, एक आपका रहता है रीजनिंग का, एक आपका रहता है साइंस का। अब देखिए, जिसकी इन तीनों विषयों पे कमांड है और जीके जीएस में यदि आप उस पर करंट अफेयर्स पे डिमांड है और आपकी स्टेट की पे डिमांड है, तो बच्चा कैसे भी आपका एग्जाम को फेल नहीं कर सकता, हमेशा ही आपका क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यही पोर्शन सबसे मेन है। यहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन इसमें, क्योंकि जब हमने दिया था तो 30 इसमें थे, 30 इसमें थे, टोटल आउट ऑफ आउट आए हैं, प्री हो चाहे आपका मेंस हो, दोनों के दोनों आपके। साइंस में आपके मेरे अच्छी नहीं बिल्कुल भी, न जीके जीएस है, लेकिन 30 और 30 इसमें टोटल मिलाकर के मैं 6 क्वेश्चन किए थे, 6 में से 3 सही आए थे, 2 नंबर मुझे मिले थे, 1 नंबर आपका नेगेटिव में। तो कि कुछ नंबर आपके 62 पॉइंट कुछ नंबर थे आपका, एक कोई क्वेश्चन गलत वगैरह होगा उसके भी आपका ऐड हो गए थे, तो 62 पॉइंट कुछ नंबर थे, इसमें मुझे 17 नंबर का नॉर्मल से मिला था, तो 79 नंबर हुए थे। 79 नंबर कैसे हुए थे, एक्यूरेसी, यानी कि 60 में से 60 इसमें सही थे, यहाँ भी एक्यूरेसी अच्छी थी, तो एक्यूरेसी का सबसे बड़ा लहजा होता है, ये ध्यान रखना। तो इसी तर्ज पे आपकी मैथ की क्लास आपकी चल रही है, ये ध्यान रखना। मैथ की जो क्लासेज आपकी 2 PM पे आपकी डेली होती है मैथ की क्लास, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका एक मैंने करा दिया, दूसरा प्रैक्टिस सेट है किस प्रकार से ऐसा आता है एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है उसमें अर्थमेटिक और एडवांस आपका मैथ किस प्रकार से आता है वो आपका इसमें है। हार्ड वर्क की देखो कोई जरूरत नहीं होती है, हार्ड वर्क जब करते हैं हम जब किसी सीजीएल वगैरह का वैकेंसी दे रहे हो या कोई बढ़िया लेवल का हम यदि क्या नाम है पेपर दे रहे हो, तो अब आपको हार्ड अपना नाम है हाई लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ती है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। अब इस समय वर्तमान में स्मार्ट वर्क आपको पता है करना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगी, क्योंकि और किसी कंपनी में इतना दम नहीं है कि जो रेलवे का बड़ा एग्जाम इतना कंडक्ट करा ले। तो एनटीपीसी का आपका एग्जाम हार्ड का स्मार्ट वर्क पे आपका डिपेंड करता है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन छोटे क्वेश्चनों को वो घुमाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना रेलवे एग्जाम में टीसीएस द्वारा जितने पूछे गए हैं उन सभी को आपका इसमें कराएंगे। टारगेट हमारा रहता है 30 में से 30 क्वेश्चन। आपके जितने बच्चों ने हमसे पढ़ के पहले पेपर दिए हैं तो 30 में से 30 ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक भी कटेगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाइड तो वही कराएंगे, सिलेक्टेड है सिलेक्टेड। उसी प्रकार से आपकी रीजनिंग की भी क्लास होती है डेली, आपका रीजनिंग की क्लास भी होती है आपके पिछले वर्षों में जो आपके क्वेश्चन आए हैं उसका हल, क्योंकि आपको पता है हमें यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग में आपका सिटिंग पजल और आपका लॉजिकल रीजनिंग पर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आप बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है जल्दी के चक्कर में गलत कर जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पे हमारा कमांड अच्छी है फिर भी मान लीजिए माइंड नहीं चला तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो क्वेश्चन कैसे भी गलत नहीं हो, क्योंकि हमने जब पेपर दिया था तो 7 से 8 क्वेश्चन मेरे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आए थे और 6 से 7 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में आए थे, सभी के सब सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ध्यान रखना इसमें सभी आरआरबी एनटीपीसी का हो, आरआरपीएफ कांस्टेबल एसआई का हो, टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो। अब ये तो आपको पता है टेकलाइन सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड कराएंगे। दोनों में आपकी क्वालिफाई 19 वाला आपका 2021 वाला, वर्तमान में 2023 वाला भी, वो 24 वाला सॉरी अभी जो हुआ आपका वर्तमान में जो आपका हुआ है काफ़ी नंबरों से आपका क्वालिफाई इसमें। तो ध्यान रखना इसमें पूरा रीजनिंग का इसमें हम सारा कराते हैं। ये जो आपकी क्लास होती है शाम को वाली वह होती है आपकी 9 बजे, शाम वाली होती है आपकी 9 PM पे ये रीजनिंग की, और ये होती है साथ में कितने बजे 2 PM पे। PDF वगैरह के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना 9557807448 वाले नंबर पे, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाकर के, जो आपका चैनल का नेम है वही सेम डाउनलोड कर लेना। कोई भी यदि आपको दिक्कत होती है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।